Good morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 7th History. That is our past 2 book. And we go to lesson number 4, the Mughal Empire. Students, I had in my previous class we had already started this lesson, and today I will do its continuation from page number 50. Okay. You can see to the left hand side, यहाँ पे आप देख सकते हैं this column. Okay, we will just read this, then we will start with a new topic, that is Mughal marriages with the Rajputs. The mother of Jahangir was a Kachwaha princess, that is daughter of the Rajput ruler of Amber. आज उसे जयपुर कहते हैं. The mother of Shah Jahan was a Rathod princess, daughter of the Rajput ruler of Marwar, Jodhpur. Okay, so Mughal traditions of succession. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture. Okay, primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. मुगल इस बात को बिलीव नहीं करते थे कि समझो 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा वाला ही थ्रोन पे बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, अगर बड़ा वाला समझो मेंटली अगर वीक है या कुछ हुआ देन, तो इसलिए वो इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे. इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कॉपेसिनरी. Okay, that is copercinary inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons. मतलब वो इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, बल्कि दे फॉलोड द रूल ऑफ मुगल्स एंड तिमुरिद, यानी फादर के जो एंसेस्टर्स थे उनका रूल कि जो इनहेरिटेंस है वो भी डिवाइड होगा अमंगस्ट ऑल द सन्स, और द डिविजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स. कि समझो फादर की एक बहुत बड़ी राज्य है, 4 बेटे हैं, तो उसके 4 डिवीजन होंगे और चारों का राजा सब बनेंगे. मतलब इसको ये दिया तो वो राजा बनेगा, देन सेकंड वाले को ये वाला टेरिटरी दिया तो उसका राजा बनेगा, सो ऑन. फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रेबिलियंस बाय द मुगल प्रिंसेस. आप देख सकते हो. ओके, दिस टेबल 1 यू कैन सी कि कैसे वो रेबिल करते थे. औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब नहीं चाहते थे कि उनके बड़े भाई को राज्य मिले, सो उन्होंने अपने सारे भाई को मार दिया था, एंड उन्होंने अपने फादर को भी कैद में रखा था आगरा में टिल डेथ. ओके, बाकी भी यू कैन सी दिस मुगल एम्परर्स. ओके, वो कैसे मतलब वो भाइयों में भी एक दूसरे में लड़ाई होती थी, जो हार जाता था तो उसको मतलब उसका प्रोविंस में लिया जाता था. That is, follow the highlighted passages in table 1 and note the evidence for rebellions by Mughal princes. Which do you think is a fairer division of inheritance? That is, primogeniture or copercinary? आपको उस टेबल 1 को देखकर क्या लगता है, क्या बेस्ट था? ओके, दैट इज मुगल और तिमुरिद का इनहेरिटेंस, मतलब उनका राज्य उस टाइम जो था वो ठीक था, या तो फिर मतलब कि एल्डेस्ट सन होगा वही फादर के थ्रोन में बैठेगा. ओके, सो इट्स हमारी सोच है, बट अब हम मतलब अब तो कुछ नहीं हो सकता. अगर हम कुछ आंसर भी देंगे तो वो तो टाइम अभी है ही नहीं. सो मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. टेक अ लुक एट टेबल 1 once again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. ओके, दैट इज कॉन्स्टेंटली. मतलब आपने टेबल 1 में देखा है कि बाबर ने किस तरह डिफीट किया, कैंपेन निकाले, डिफीट्स किए. हुमायूं ने किस तरह डिफीट्स किए, देन अकबर ने किस तरह डिफीट किया, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. यू कैन सी कि ये बहुत देर किसी मतलब कि रूलर के साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छी बना के नहीं रखी थी, बट ऑलवेज दे कैंपेन कॉन्स्टेंटली हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. कि अगर उनका कहना कोई नहीं मानता था, रिफ्यूज़ करता था उनकी अथॉरिटी को, उनका कहना नहीं मानता था, रिफ्यूज़ करता था, या
यानी उनके बात पे वो मानते नहीं थे। जैसे अगर मुगल ने कहा कि हम आपको थ्रोन पे बिठा देंगे, आप हमें ये दे दो, अगर जो नहीं मानता था फिर इनका कॉन्स्टेंटली कैंपेनिंग चालू था। Okay, if the people who don't accept the authority, but as the Mughals become powerful, many other rulers also join them voluntarily. लेकिन धीरे धीरे मुगल राज बहुत पावरफुल हो गया और उनके साथ मतलब कि बिकेम पावरफुल, और उनके साथ भी काफ़ी रूलर्स ने वॉलंटरी उनके साथ ज्वाइन कर लिया। द राजपूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। राजपूट्स के साथ मुगल्स की बहुत ज़्यादा बनती थी, और देखो हैरानी वाली बात है कि उनकी डॉटर्स मुगल फैमिलीज में शादी करके गई थी एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस, बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल। क्योंकि बहुत है जो बड़ी बड़ी हाई पोजीशन पे थे, लेकिन कुछ थे जो जिन्हें जैसे कि आपने जोधा अकबर देखी है ना, तो कुछ ऐसे थे जो नहीं भी सक्सेसफुल हुए हैं। द सिसोदिया राजपूट्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कुछ राजपूट्स हैं, कई राजपूत हैं जिन्होंने मुगल की अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट किया, और कुछ राजपूत हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी उनके साथ की। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स दैट इज वतन बैक एज असाइनमेंट्स, वतन जागीर, वतन असाइनमेंट्स, वतन जागीर। ओके, एक बार वंस दे आर डिफीटेड दे वर ऑनरली ट्रीटेड बाय, मतलब कि मुगल्स अगर किसी राजपूत को हरा देते थे, हराने के बाद दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, और फिर मुगल्स के कब्जे में आ गए वो सब राजपूट्स। फिर मुगल ने उनको उनका वतन वापस कर दिया, असाइनमेंट दैट इज वतन जागीर। ओके, चंदर चढ़वा। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग द ओपोनेंट्स। चप्पल ना पाके जाओ बाहर। The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. Okay, that is उन्होंने डिफीट तो किया, डिफीट किया, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन, डिफीट किया लेकिन उनको ह्यूमिलेट नहीं किया, उनको अपने रास्ते से निकाल नहीं दिया, बल्कि डिफीट करके उनको अपना दोस्त बना लिया, उनको उनका वतन दे दिया, उनकी जागीर दे दी। ओके, ऐसे करते थे मुगल्स, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। Look at table 1 again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. Okay, आपने देखा होगा कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का इंसल्ट किया था जब वो मुगल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट? अच्छा, कई थे जिन्होंने उनके इंसल्ट को स्वॉलो कर दिया, या कहते ना पी लिया, लेकिन शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वो गुलाम बन के रहे। ऑब्वियस है ना, जो राजपूत ने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको उन्हें हरा दिया, उसके बाद जब उन्होंने उन्हें ऑनरेबली ट्रीट किया, उन्हें वतन दे दिया, उनकी जागीर दे दी, तो ऑब्वियस है अब वो उनके गुलाम हो गए। बट शिवाजी महाराज ऐसे नहीं चाहते थे। देन मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, एज द एम्पायर एक्सपेंडेड to encompass different regions, the Mughals recreated diverse bodies of people. From a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Okay, that is जो ये मुगल्स था, इनका धीरे धीरे एम्पायर बहुत बड़ा हो गया। ओके, और फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस, मतलब छोटी सी टर्किश बोलते ना, तुरानीन्स, अफगान्स, एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, और छोटा सा इनका जो तुर्किश नोबल्स था, न्यूक्लियस यानी उनका राज्य, तुर्किश नोबल दैट इज तुरानीन्स, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, उन्होंने अपने अंदर ईरानियंस, इंडियंस, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूट्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स सबको ज्वाइन करा लिया। Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars,
और इन सब को अपने अंडर करने की कोशिश की। जो उनकी अथॉरिटी को मान लेते थे, जो उनकी बात को मान लेते थे, उनको मनसबदार बनाया था, उनको जागीरदार दी गई थी, उनको उनका वतन जागीर दे दिया जाता था। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजिशन और रैंक। कोई ना कोई किसी न किसी जगह की पोजीशन, कोई एक एक पावर ऐसे उनको मिल जाता था। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम। ओके, जैसे उनकी मतलब कि उनके हिसाब से मनसब बनाया जाता था, उनके ग्रेडिंग के हिसाब से। फिक्स्ड फर्स्ट रैंक, सैलरी, उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स कॉल्ड ज़ाट। The higher the zat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. Okay, मनसबदार्स मीनिंग मनसब यानी कि एक पोजीशन या कोई रैंक को हासिल करना, जिस ग्रेडिंग के हिसाब से था। जिसका हाई ग्रेड था उसे उनकी रैंक सैलरी मिलती थी उसके हिसाब से। फर्स्ट तो उनकी सैलरी हाई, और न्यूमेरिकल वैल्यू उस टाइम में जाट बोलते थे। जितना पैसा जिसका ज़्यादा होगा वो बहुत ही पावरफुल, प्रेस्टिजियस was the noble's position in court and the larger his salary. The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और cavalrymen। सवार यानी घुड़ पे जो सवार थे, पहले तो यही था ना, सबके पास घोड़े कितना हुआ करते थे, उनकी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग होती थी। सो द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या था उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री वालों की? टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम अ सैलरी। मनसबदार जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे वो पहले चेक करते थे, घुड़सवार को लेके आते थे, उनकी कैपेबिलिटी को चेक करते थे, फिर उनके हॉर्सेस ब्रांडेड हॉर्सेस है कि नहीं, उनकी मतलब कि पावर को चेक करते थे, और फिर जाके रजिस्टर करके भेजते थे, और फिर उनके हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाती थी। Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, which was somewhat like iktas. Okay, जागीर यानी मनसबदार की सैलरीज होती थी जागीर। जैसे ये छोटा सा जागीर आपको दे दी, ये सैलरी, ये जागीर आपने संभाला, चलो ये जागीर आपने संभाला, ऐसे जागीर दिया करता था, और उन्हें कहते थे इक्तास। बट अनलाइक मुक्तिस, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had the rights to revenue of the assignments which was collected for them by their servants. जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस पे, some मनसबदार ऐसे नहीं थे। मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, उनकी पोजीशंस, उनके रैंक के हिसाब से। कुछ तो थे जो मतलब कि जागीर के हकदार थे, और कुछ थे जो वहाँ रहते नहीं थे और उस जागीर को एडमिनिस्टर नहीं करते थे। मतलब उस जागीर को एडमिनिस्टर नहीं करते थे, वो खाली मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। ओके, while the Mansabdars themselves served in some other part of the country. In Akbar's reign, अकबर के राज में these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the Mansabdar. अकबर के राज में जागीर्स जो थी बराबर मतलब उनका सर्वे किया जाता था, इतनी जागीर इसको मिलेगी, कैसे उसका एडमिनिस्टर हो रहा है, उसकी सैलरी कैसे डिवाइड होगी, रेवेन्यू, मतलब बहुत बड़ी बात थी ये। सो अकबर के राज में दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रिवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। अकबर के राज में ये जो जागीर्स हैं, दीज वर केयरफुली असेस्ड, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्टर किया जाता था, ताकि उनकी बराबर तो नहीं पर रफली अंदाज़ा जो मनसबदार्स की सैलरी होती थी उनके जितनी सैलरी होती थी। बाय औरंगजेब्स रीन, जब औरंगजेब का राज हुआ, देयर वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। लेकिन जब औरंगजेब का राज सबसे बुरा राज था, औरंगजेब ने किसी को भी अथॉरिटी नहीं दिया। कहते हैं मरने के बाद
बहुत सारे मुगल्स ने फिर वो अथॉरिटी को मतलब उनके हाथ में आ गई और फिर उन्होंने अपनी लाइफ जी, वरना औरंगज़ेब के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. देयर वर ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव द जागीर. और औरंगज़ेब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था. द एक्चुअल रिवेन्यू वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, मतलब जितना बोला गया था उससे बहुत ज़्यादा कम. और देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स विच मेंट अ लॉन्ग वेट. मनसबदार्स की ह्यूज इंक्रीज थी, लेकिन दे हैव टू वेट टू कलेक्ट देयर जागीर्स. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract, छीन लेना, as much revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign. जब उनका आखिरी टाइम आ गया था रेन का, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अब औरंगज़ेब को मारने का फैसला कर लिया था. क्योंकि उनकी इंसल्ट की थी औरंगज़ेब ने, और शिवाजी महाराज इसका बदला लेना चाहते थे. औरंगज़ेब वॉज अनएबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज reign एंड द पेजेंट्री देयरफॉर suffered tremendously. मतलब औरंगज़ेब इस डेवलपमेंट को मतलब कि नहीं संभाल पाए. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो जागीरदार थे, जो वेटिंग में थे, उन्होंने बहुत सारा रिवेन्यू फार्मर से ले लिया, जिसकी वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा मतलब दे सफ़र ट्रिमेंडसली, बहुत ज़्यादा. और उस टाइम कहते हैं काफ़ी फार्मर्स ने तो फांसी भी अपने आप को लगा दी थी. दे वर वेरी फेड अप, ऐसा कुछ था. सी यू कैन सी दैट. सी गो टू पेज नंबर 51. जाट रैंकिंग. Nobles with a jat of 5,000 were ranked higher than those of 1,000. In Akbar's reign, there were 29 mansabdars with a rank of 5,000 jat. By Aurangzeb's reign, the number of mansabdars had increased to 79. Would this have meant more expenditure for the state? Okay, so ये था मुगल के टाइम. सी गो टू पेज नंबर 52. See, you can see a mansabdar on left page, left side, a mansabdar on march with his sawars. On march, mansabdars on march with his sawar. ओके, ये जो घोड़े पे बैठा है ये मनसबदार है, और बाकी उनके सारे सवार्स हैं. Then details from a miniature from Shah Jahan's reign depicting corruption in his father's administration. उनके फादर जो थे जहांगीर, बहुत ज़्यादा करप्शन था. A corrupt officer receiving a bribe. And a tax collector, see, punishing the poor peasants. You can see a corrupt officer receiving a bribe and a tax collector punishing poor peasants. Peasants की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी farmers की those time. So you can see this pic, है ना. Then zabt and zamindars. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. यानी जो एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होता था, that is the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants